नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 14 है। 13 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहाँ जाकर के उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। और साथियों, इसी चैनल पर राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उन मॉडल पेपर को भी आप देख सकते हैं। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपके लिए जो मेहनत करते हैं हम, तो हमें समझते हैं कि यही हमारी मेहनत का एक परिणाम है। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियों के युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो मेवाड़ की सामंतों की यहाँ पर पगड़ियाँ दे रखी है, तो इन युग्म में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, बारहट मराठी पगड़ी, चुंडावत खाट सलंग पगड़ी, राठौड़ वंश कुशलगढ़ पगड़ी, सोलंकी फेंटा पगड़ी। तो दोस्तों, इसका गलत आंसर देखना हमें इसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ कुशलगढ़ पगड़ी। कौन सा दोस्तों? राठौड़ कुशलगढ़ पगड़ी। बाकी जितने ये तीन वंश है, राठौड़, बारहट और सोलंकी वंश, तो ये इनकी ये पगड़ियाँ है। बाकी दोस्तों, राठौड़ कुशलगढ़ पगड़ी ये इसका गलत आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही ऑप्शन है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर है और सिरोही जिले में स्थित है। अचलगढ़ की चोटी 1380 मीटर ऊंची है और सिरोही जिले में। तारागढ़ की चोटी 870 मीटर है और अजमेर जिले में है। रघुनाथगढ़ चोटी 1055 मीटर है और उदयपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रघुनाथगढ़ चोटी, ऑप्शन नंबर डी। रघुनाथगढ़ चोटी कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो ये 1055 मीटर ऊंची है दोस्तों। ये उदयपुर में नहीं है। कहाँ है दोस्तों ये? तो ये सीकर में है। कहाँ है दोस्तों? ये सीकर में है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतला माता मंदिर के निकट स्थित जलप्रपात कौन सा है। शीतला माता का जो मंदिर है उसके निकट स्थित कौन सा जलप्रपात स्थित है? चूले जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, द्रेबा जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरीबा जलप्रपात। कौन सा होगा दोस्तों? दरीबा जलप्रपात इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मृदा वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में इंसिसेप्टिसोल मृदा का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है। स्वामीनाथन जो मृदा के वर्गीकरण किया था, तो उनके अनुसार इंसिसेप्टिसोल का मृदा का मुख्यतः किन जिलों में है। जो इंसिसेप्टिसोल मृदा का विस्तार वर्गीकरण कौन से जिलों में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा उदयपुर, सिरोही, पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो दोस्तों, सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अजमेर, पाली, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में धौली धोब अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? धौली धोब अभ्यारण्य। तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसका राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974, 1974। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी भी सहायता के लिए राजस्थान राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का सामान्य हेल्पलाइन नंबर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कौन सा है इसमें। तो 1077, कितना दोस्तों? 1077 ये हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस जिले में सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार भी लंबवत नहीं चमकती है? तो एक बार भी सूर्य की किरणें लंबवत कौन से जिले में नहीं चमकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगानगर। कौन सा होगा दोस्तों? गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालुका स्तूपों का कौन सा प्रकार बरखान का उदाहरण नहीं है? तो बरखान का उदाहरण कौन सा बालुका स्तूप नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीप। कौन सा होगा दोस्तों? सीप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म काल के तापमान में आकस्मिक गिरावट और जिसका मुख्य कारण उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है, आगमन के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा होगा दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसमें उत्खात भूमि स्थलाकृति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन से भौतिक प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति मुख्य रूप से पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्वी मैदान प्रदेश। कौन सा दोस्तों? पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? भूरी मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा उदयपुर। कौन सा होगा दोस्तों? भीलवाड़ा उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो रूपालेन नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? तो रूपालेन नदी कौन से जिले से निकलती है दोस्तों? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलवर। कौन सा होगा दोस्तों? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी अलवर। और रूपालेन नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? अलवर जिले की थानागाजी तहसील में, थानागाजी तहसील में जो उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ियाँ, तो उदयनाथ की जो पहाड़ी है थानागाजी तहसील में अलवर में, तो वहां से रूपालेन नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष राजस्थान का सागवान के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रोहिड़ा। कौन सा होगा दोस्तों? रोहिड़ा। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोलायत झील राजस्थान में किस शहर में स्थित है? कोलायत झील राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीकानेर। कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उपरमाल नामक पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किन जिलों में फैला हुआ है? उपरमाल नामक जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कौन से जिलों में फैला हुआ है दोस्तों? तो इसमें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन अधिनियम को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो कौन से वर्ष से इसको लागू किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था सन 2000 में। कब किया गया था दोस्तों? सन 2000 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में छप्पनिया अकाल, कौन सा दोस्तों? छप्पनिया अकाल विक्रम संवत 1954 किस वर्ष पड़ा था? तो छप्पनिया अकाल कौन से सन में पड़ा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1899 में। कौन सा, कब दोस्तों? 1899 में, यानी ये छप्पनिया अकाल के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दोस्तों,
देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रवरदाय ने। किसने किया था दोस्तों? चंद्रवरदाय ने किया था। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। और राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य कर्नल जेम्स टोड ने किया था। मोनोत नैणसी जो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और नैणसीरी ख्यात, कौन सा दोस्तों? नैणसीरी ख्यात नामक ग्रंथ के प्रतिपादक कौन थे? मोनोत नैणसी। और सूर्यमल मिश्रण जिन्हें वंश भास्कर की रचना की थी। किसकी दोस्तों? वंश भास्कर की इन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो मत्स्य संघ का एकीकरण बताना दोस्तों कौन से चरण में हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला चरण। कौन सा दोस्तों? पहला चरण। जो कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कौन सा दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो ABDC है ना, तो ये रियासतें इसमें शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलनों में जन जागृति लाने में किस नेता का महत्वपूर्ण योगदान था? तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो जन जागृति लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, कौन से नेता ने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने किया था दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा ने इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने कौन सा गीत लिखा था दोस्तों? पंछीड़ा गीत लिखा था। कौन सा? पंछीड़ा गीत इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता 1734 में किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले शासक का नाम बताना दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन सा दोस्तों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? तो 17 जुलाई 1734 को। मराठा की जो शक्ति है, इसके बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये हुडा सम्मेलन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, परहितकारी सभा की स्थापना राजस्थान में किस उद्देश्य से की गई थी? तो परहितकारी सभा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज सुधार के लिए। कौन सा दोस्तों? समाज सुधार के लिए इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये की थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1880 में ये परहितकारी सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने पुस्तक का संबंध किससे है? देश के दीवाने पुस्तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कहानियां, यानी ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। कौन सा होगा दोस्तों? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेवाड़ में जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़ की जो जावर की खाने हैं तो वो किस लिए फेमस है दोस्तों? तो जस्ता और सीसा के लिए ये फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जस्ता और सीसा, यानी मेवाड़ की जावर की खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 19 जून 1942 को कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुआ था? तो जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा इस आंदोलन के दौरान 19 जून 1942 को कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इनको राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। कौन सा दोस्तों? राजस्थान का जतीन दास इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन कोलुमंड सभ्यता से संबंधित नहीं है? कोलुमंड सभ्यता से संबंधित कौन नहीं दोस्तों? तो वो है बीवी लाल। कौन सा दोस्तों? बीवी लाल इसका सही आंसर होगा। बीवी लाल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ब्रजवासी लाल। तो ये बीवी लाल की फुल फॉर्म है ब्रजवासी लाल। तो दोस्तों इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाका और तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? टांका और तोप डालने का कारखाना कौन सा दुर्ग में दोस्तों? तो है जयगढ़ दुर्ग में। कौन सा दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी तोप एशिया की जय बाण, कौन से दोस्तों? जय बाण। ये जो जय बाण तोप है एशिया की सबसे बड़ी, तो जयगढ़ दुर्ग में ये रखी हुई है। और यहीं पर तोप बनाने का विशाल कारखाना और पानी संरक्षण के लिए ये टाका भी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? एक तरफ मंदिर दे रखे हैं तो दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर सम्मिलित नहीं है ये बताना इसमें। तो देखिए दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में है, तो ये इसमें सत्य है। कामेश्वर महादेव पाली, ये भी इसमें सत्य है। नीलकंठेश्वर महादेव अलवर में है, ये भी सही है। पीपला माता जोधपुर, तो इसमें ये गलत आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों? पीपला माता जोधपुर, ये सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों जोधपुर की बजाय कौन सा आएगा दोस्तों इसमें? पाली। कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें आएगा पाली, यानी पीपला माता कहाँ है दोस्तों? पाली में है। तो ऑप्शन नंबर सी जोधपुर इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के संदर्भ में, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर आधारित सिंचाई योजना है, तो इसमें ये सत्य है। माही बजाज सागर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी इसमें सत्य है। जाकम परियोजना केवल पीने के पानी की आपूर्ति के लिए है, पीने के पानी के लिए, केवल पीने के पानी की आपूर्ति के लिए है, तो इसमें ये गलत है। दोस्तों जाकम परियोजना किसके लिए है? तो ये है सिंचाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें गलत होगा, बाकी 1 और 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा कोट सही है दोस्तों? तो इसमें केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ, तो लाल बलुई मिट्टी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, क्या दोस्तों ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय मिट्टी थार क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। काली मिट्टी चित्तौड़गढ़ और कोटा क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। तो कौन सा कोट सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा कोट सही इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पर विचार करना है दोस्तों। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तेजाजी जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। रामदेव जी को लोक देवता और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ये भी सही है। बाबू जी को पशुपालकों का देवता कहा जाता है, तो ये भी इसमें सही होगा। तो सभी इसमें सत्य है। तो कौन सा कोड सही है दोस्तों इसमें? तो कोड नंबर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सभी सत्य है। दोस्तों तेजाजी का जन्म नागौर के कौन से गांव में हुआ था? तो खड़नाल। कौन सा दोस्तों? खड़नाल गांव में हुआ था। और पबू जी को कौन किसके देवता कहा जाता है? ऊँटों के रक्षक, ऊँटों के रक्षक देवता, ऊँटों के रक्षक देवता या ऊँटों के देवता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? पबू जी को कहा जाता है। और पबू जी जो राठौड़ वंश से संबंधित है, कौन सा दोस्तों? राठौड़ वंश से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम काश्य ताल था? काश्य ताल कौन से वाद्य यंत्र का नाम था दोस्तों? तो वो था झांझ का। कौन सा दोस्तों? झांझ का ये प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासियों को द्वारा डूंगरपुर स्थित कुंभा वेणेश्वर धाम कहा जाता है। तो आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर स्थित कुंभा वेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है छोटा हरिद्वार। कौन सा दोस्तों? ये छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये माही नदी के किनारे बसा हुआ है। और आदिवासी समाज के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत ही पवित्र स्थल है, पवित्र स्थान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से साल में 2 बार लगने वाले मेलों को कौन सा युग में गलत है? साल में 2 बार लगने वाले जो मेले हैं उनमें से कौन सा युग में गलत है दोस्तों? तो देखिए रामदेवरा मेला फाल्गुन और भाद्रपद में लगता है, गोगामंडी मेला स्वर्ण और भाद्रपद में लगता है, किला देवी मेला चैत्र और कार्तिक महीने में लगता है, पशु मेला तिलवाड़ा जो चैत्र व आषाढ़ में लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। तिलवाड़ा का मेला जो कब लगता है दोस्तों? तो ये केवल चैत्र में लगता है दोस्तों। कब लगता है? चैत्र में लगता है, यानी इसमें आषाढ़ महीने में ये नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वैशाख मास में आने वाले त्योहार का कौन सा युग में गलत है? वैशाख महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो इसमें कौन सा युग में गलत आएगा दोस्तों? तो देखिए अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, रेबारी अमावस्या वैशाख अमावस्या को, चारभुजा मेला वैशाख पूर्णिमा को, गणगौर वैशाख शुक्ल अष्टमी को। तो दोस्तों इसमें सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। गणगौर का जो त्यौहार है तो ये कब लगता है दोस्तों? तो ये लगता है
वैशाख शुक्ल अष्टमी, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, बल्कि ये कब लगता है दोस्तों, चैत्र मास में लगता है। कब लगता है, चैत्र मास में ये त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र मास में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आभूषण महिलाओं के आभूषण नहीं है, महिलाओं के द्वारा नहीं पहने जाने वाले आभूषण बताना दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहर। मोहर पुरुषों द्वारा ये पहना जाता है। बाकी झुमका, बाजूबंद, करधनी, तो ये किसके द्वारा पहने जाते हैं दोस्तों, तो ये महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकार के महत्वपूर्ण अंग कितने होते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण अंग कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो एक तो होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और न्यायपालिका, यानी ये 3 इसमें सरकार के अंग होते हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 20 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की कितनी सूचियों में किया गया है। तो शक्तियों का विभाजन किनका दोस्तों, केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है दोस्तों। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 सूची में। कितने दोस्तों, ये 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो सूचियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, वो एक तो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी ये 3 इसमें सूचियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, सी इसमें सही है, 3 सूचियों में किया गया है। नेक्स्ट है, संघ सूची में कितने विषय होते हैं। संघ सूची की बात की गई दोस्तों यहाँ पर। तो संघ सूची में कितने विषय होते हैं दोस्तों, तो इसमें होते हैं 97, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से विषय आते हैं दोस्तों, रक्षा, विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा और रेलवे। तो इसमें ये प्रमुख रूप से आने वाले ये विषय है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों, 97 बी ऑप्शन से इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी होता है। तो वास्तविक कार्यकारी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन देखिए दोस्तों, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये सही है। संसद का सर्वोच्च होती है, ये भी सत्य है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, तो ये तीनों ही इसमें ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। जो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की है, जो कौन से संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। कौन सा दोस्तों, ये अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के संबंध में गलत है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा अनुच्छेद गलत है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 153, जिसके तहत राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसमें कौन सा गलत है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें 157, अनुच्छेद 157 ये गलत है, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। तो 157 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल बनने की योग्यता। कौन सा दोस्तों, राज्यपाल बनने की योग्यता है, अर्हता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 157 में है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जो विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हुए हैं, लोकसभा और संसद में और विधानसभाओं में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट अल्वा। कौन सा होगा दोस्तों, मार्गरेट अल्वा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे। सबसे लंबे समय तक जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है, तो ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री दोस्तों, तो इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल है दोस्तों 1954 से लेकर के 1971 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। लगभग कितने वर्षों तक दोस्तों, 17 वर्षों तक। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का ये निर्माता कौन है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें थी? जब प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कितनी सीटें थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 160 सीटें। कितनी दोस्तों? 160 सीटें। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश की पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो सूचना का अधिकार किसने लागू किया था? सर्वप्रथम तो स्वीडन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्वीडन ने लागू किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1766 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा उदाहरण दोस्तों इसमें से गलत है? तो इसका सही आंसर होगा अनुचित। कौन सा दोस्तों? अनुचित इसका गलत आंसर है। तो ये जो अनुचित शब्द है, अनुचित जो एक विशेषण है, क्या दोस्तों इसमें ये विशेषण कौन सा? अनुचित विशेषण है। अनुचित विशेषण से ये क्या बना है दोस्तों? अनुचित्य बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी इसमें देखिए, ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य ईश्वर से बना है, मनुष्यता मनुष्य से बना है, और कुमार्य कुमार से बना है। बाकी अनुचित किससे बना दोस्तों? अनुचित नामक विशेषण से बना है, ना कि जातिवाचक संज्ञा से बना है। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक जो सर्वनाम है इसका प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं अपना काम अपने आप ही कर लूँगा। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घड़ो पानी व्यर्थ बह गया में कौन सा विशेषण है? घड़ो पानी व्यर्थ बह गया, तो दोस्तों इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, नाप तोल। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, दिन भर से चल रहा है में कौन सी क्रिया? वह दिन भर से चल रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो वह दिन भर से चल रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। कौन से दोस्तों? अकर्मक इसमें क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म गलत है? कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गायक गायना। तो इसमें गाना नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? गवैया होगा। क्या होगा दोस्तों? गवैया। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। बाकी देखिए दोस्तों, अंगरक्षक का अंग रखा हुआ, अर्पण का अर्पण हुआ, अज्ञान का अज्ञान हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ मैं वाक्य का प्रकार है। मैं सुबह रोज घूमने जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जाता हूँ आया इसमें, तो कौन सा प्रकार होगा दोस्तों? तो ये होगा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो देखिए दोस्तों, जन धन अर्धन, तो इसका सही है। भूपरी भूधन उपरी, तो ये भी सही है। योगीधन ईश्वर, ये भी इसमें सही है। हरिधन ईश, तो दोस्तों इसमें हरि की मात्रा में ये गड़बड़ है, तो यानी हरिधन ईश आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों? हरिधन ईश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इसमें 58 में गलत विलोम शब्द कौन सा है? गलत विलोम शब्द देखना है दोस्तों, अमित का परामित, असन का सन, ये गलत होगा। इसमें आहार निहार निराहार उषा संध्या, तो दोस्तों असन का क्या होगा? तो असन का होगा दोस्तों अनसन। क्या होगा दोस्तों? अनसन होगा, अनसन अनसन। तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निम्न में से किसके पर्यायवाची सभी सही नहीं है? तो कौन से शब्द के पर्यायवाची सभी में सही नहीं है? तो इसमें देखिए, नरक, नरका, यमलोक, दुर्गति, जहन्नुम। अर्जुन का होगा पार्थ, गुंडाकेश, सव्यसाची है ना। अगला है किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि। अकाल, अकाल का होगा दुर्भिक्ष, सूखा, अवकर्षण, कष्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये कष्ट गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द का युग्म गलत है? समानार्थी शब्द का कौन सा युग्म गलत होगा दोस्तों? तो देखिए, अज्ञानी, अनभिज्ञ, नादान, मूर्ख, अबोध, नासमझ। अनुभव का होगा तजुर्बा, अनुभूति, समझदारी। अध्ययन का होगा पढ़ाई, पठन, स्वाध्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजुर्बा, अनुभूति, समझदारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, अनुभव। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा गलत है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा गलत है?
तो अग्रज, अग्रज किसको कहेंगे दोस्तों? जो पहले जन्मा हो। अगला है अज्ञेय, जिसे जीता न जा सके, अजय। अनुयायी, किसी के पीछे न चलने वाला, किसी के पीछे न चलने वाला, अज्ञात, जिसका ज्ञान न हो। तो इसमें अनुयायी इसका गलत है। अनुयायी होता है किसी के पीछे चलने वाला, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शब्द शुद्धि युग में गलत है? तो कौन सा शब्द शुद्धि युग में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिथि। कौन सा होगा दोस्तों? अतिथि। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। तो दोस्तों का कैसे लिखेंगे इसको? अतिथि, यानी छोटी की मात्रा आएगी थी के अंदर। अगला क्वेश्चन, संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में कौन सा वाक्य गलत है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें गलत होगा मेरे से बात मत करो। इसमें मेरे से, ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा। मेरे से की जगह आएगा मुझसे। क्या आएगा दोस्तों? मुझसे इसमें सही होगा, या मुझसे बात मत करो, या मुझसे बात ना करे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द गलत है? निम्न में से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द गलत है होगा? तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा गलत होगा। तो इसमें अतिदन उक्ति होगा, अधिदन अध्यक्ष होगा, इसका अतिउक्ति हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, औन्नति हो जाएगा। दोस्तों इसमें तो एक भी गलत नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें सभी सही है। तो देखिए कौन सा कोट सही है दोस्तों? कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय से बना शब्द गलत है? तो प्रत्यय से बना गलत शब्द इसमें देखना है दोस्तों। तो देखिए इसमें हंसने वाला, पालनहार, चमकदार, मिलनसार। तो इसमें भी कोई सा भी गलत नहीं लग रहा है। तो कौन सा कोड सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुहावरे का अर्थ गलत है? गलत मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। गलत कौन सा होगा? तो अकल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक शक्ति से बुद्धि बड़ी होती है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अंधे के हाथ बटे लगना, तो परिश्रम से सफलता मिलना। तो इसमें यह गलत होगा, अंधे के हाथ बटे लगना। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों बिना परिश्रम किए कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना, है ना। आगे है दोस्तों, अलग खिचड़ी पकाना, सबसे अलग रहना, या कोई अलग काम करना। अंधे को अंधा कहना से क्या बुरा लगता है? क्या बुरा लगना? तो किसी की कमजोरी बताने पर उसे बुरा लगना। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? कौन सा गलत बताइए इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, अंधे के हाथ बटे लगना। नेक्स्ट है, स्मरण पत्र का दूसरा नाम क्या है? स्मरण पत्र का दूसरा नाम बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। कौन सा दोस्तों? अनुस्मारक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुपस्थिति का प्रशासनिक परिभाषित शब्द कौन सा होगा? अनुपस्थिति का प्रशासनिक परिभाषित शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा एब्सेंस। कौन सा दोस्तों? एब्सेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक का प्रशासनिक परिभाषित शब्द कौन सा होगा? शैक्षणिक का परिभाषित प्रशासनिक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों अकेडमिक। कौन सा होगा? अकेडमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगोचर शब्द के लिए कौन सा अर्थ है? अगोचर शब्द के लिए, अगोचर वाक्यांश के लिए कौन सा अर्थ सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके। क्या दोस्तों? जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया जा सके या ग्रहण न किया जा सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही ऑलवेज सोन, ही ऑलवेज सोन, ऑलवेज वर्ड आया है यहाँ पर। तो इसमें कौन सा टेंस आएगा दोस्तों? ऑलवेज यानी हमेशा। तो इसमें आएगा दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा आएगा दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सी इसमें सही होगा। बाकी एक के अंदर दोस्तों ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर ये ही सिंगुलर है, तो ही के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कम सा आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 में देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इसमें टेंस बताना, सेंटेंस में कौन सा टेंस आया है? तो आई हैव बीन टीचिंग। दोस्तों इसमें आई हैव बीन टीचिंग आया है, तो आई हैव बीन टीचिंग का में कौन सा इसमें टेंस होगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसकी पहचान देख लीजिए, हैव और हेज, हैव और
हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है दोस्तों हैव और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। बाकी ये इनकी पहचान आपको देख करके ये पता करना होगा कि कौन सा इनमें टेंस है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ। द क्राउड चीयर्ड द विनर्स। द क्राउड चीयर्ड द विनर्स। दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, कौन सा वॉइस आएगा दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द विनर्स वर चीयर्ड बाय द क्राउड। यानी यहाँ पर कौन सा टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वाज या वर। तो यहाँ पर प्लूरल है, विनर्स है, तो विनर्स प्लूरल है, तो इसके साथ में वाज वर में से आएगा वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। विशाल सेड द अर्थ इज राउंड। दोस्तों पृथ्वी कैसी है, गोल है, और ये शाश्वत सत्य है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें इन दोनों में तो कुछ चेंज होना नहीं है, तो इनके बीच में दैट का यूज होगा। बाकी ये सेम टू सेम यूज होगा क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। तो देखिए दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल सेड दैट द अर्थ इज राउंड। विशाल सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस का इसमें प्रकार बताना कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, राजेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू स्कूल। तो इसका सही आंसर बताना है कि इसमें ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार होगा। सेंटेंस का इसमें कौन सा प्रकार होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। तो इसकी पहचान कैसे है दोस्तों, टू और वर्ब। टू और वर्ब का इसमें जो प्रयोग हुआ है, यानी टू और वर्ब का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, इंपेरेटिव ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ही वाज वाइज। ही वाज वाइज, वह बुद्धिमान था। तो दोस्तों इसका सही ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो देखिए इसमें नेगेटिव में बदलेंगे इसको, तो ही वाज नॉट विदाउट विजडम। नेक्स्ट की बात करें तो चूज द बेस्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ फॉर दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है दोस्तों इसको, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिस इज। तो कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड बेस्ट कंप्लेंट्स द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस। द प्रोजेक्ट मैनेजर डिमॉन्स्ट्रेटेड लीडरशिप थ्रू आउट द क्राइसिस। द प्रोजेक्ट मैनेजर डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप थ्रू आउट द क्राइसिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कंसिडरेबल। कंसिडरेबल इसका सही आंसर होगा, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा उल्लेखनीय। क्या होगा दोस्तों, उल्लेखनीय। नेक्स्ट है, इफ मसौदा, मसौदा मीन्स ड्राफ्ट, व्हाट इज द हिंदी वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों मसौदा का क्या होगा, ड्राफ्ट होता है, तो कमेंट्स का क्या होगा दोस्तों, टिप्पणी होगा। क्या होगा दोस्तों, टिप्पणी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। द पैकेज बाय द डिलीवरी सर्विस येस्टरडे। द पैकेज बाय द डिलीवरी सर्विस येस्टरडे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, वाज सबमिटेड। कौन सा होगा दोस्तों, वाज सबमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एक्सप्रेसेज ए स्माइलर आइडिया टू। द न्यूज वाज वेरी शॉकिंग टू एवरीवन। द न्यूज वाज वेरी शॉकिंग टू एवरीवन।
दोस्तों इसका सही आंसर हमें बताना है होगा कौन सा है इसमें सही आंसर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरीवन फाउंड द न्यूज वेरी शॉकिंग। क्या होगा दोस्तों, एवरीवन फाउंड द न्यूज वेरी शॉकिंग, यानी कि सभी को खबर बहुत चौंकाने वाली लगी। क्या होगा दोस्तों, सभी की खबर कैसी लगी थी, चौंकाने वाली लगी थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। तो इसमें सही वर्ब इसमें ब्लैंक के अंदर भरना है दोस्तों। तो देखिए, इफ ही द बुक अर्लियर ही वुड हैव रिकमेंडेड इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेड रीड। क्या होगा दोस्तों, हेड रीड यानी पढ़ी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेज द वर्ड प्रोजेक्ट करेक्टली बेस्ड ऑन द इट्स कॉमन मीनिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। Identify the sentence that uses the word project incorrectly based on its common meaning in the given context। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट इसमें सामान्य मीनिंग के रूप में इसका प्रोजेक्ट के आधार पर है। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी विल प्रोजेक्ट द इमेज ऑन टू द स्क्रीन, यानी कि वह छवियों को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करेगा। क्या करेगा दोस्तों, प्रोजेक्ट करेगा। तो प्रोजेक्ट का एक उपयोग एक क्रिया के रूप में होता है जिसका अर्थ होता है चित्रों को प्रदर्शित करना। क्या दोस्तों, चित्रों को प्रदर्शित करना प्रोजेक्ट का इसका एक क्रिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो योजनाबद्ध कार्य को सामान्य अर्थ में भिन्न है योजना ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, सी वाला इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ बाउंडलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों इसका सही आंसर बताना, एंटोनिम्स बताना है इसमें दोस्तों। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, 84 में इसका एंटोनिम्स होगा रेस्ट्रिक्टेड। क्या होगा दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड इसका सही आंसर होगा। जो बंडलेस का है, बाउंडलेस का जो अर्थ है वो होता है असीमित या अपरिमित, और इसका जो विलोम शब्द होगा रेस्ट्रिक्टेड, तो इसका होगा दोस्तों सीमित या प्रतिबंधित। क्या होगा दोस्तों, प्रतिबंधित या सीमित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रशंसा पत्र का अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्रशंसा जो पत्र है इसका अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएटेड, ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएटेड, जिसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्रशंसा पत्र होगा। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती को मोम का पिघलना किसका उदाहरण है, मोमबत्ती से मोम का पिघलना किसका उदाहरण है। तो यह है भौतिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होगा ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर लिथियम निम्न में से क्या है, लिथियम निम्न में से क्या है। तो यह है क्षारीय धातु। क्या होगा दोस्तों, ये है क्षारीय धातु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही है। परावर्ती प्रदर्शी में से दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित है। तो परावर्ती प्रदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित दोस्तों, तो ये 45 डिग्री कोण पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में अस्थायी धातुओं की संख्या कितनी है, अस्थायी धातु की संख्या बतानी दोस्तों। तो अस्थायी धातु की संख्या होती है 20। कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य को करने के लिए दिए गए निर्देशों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुदेश कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी इसमें सही होगा। कीबोर्ड में सबसे पहले कुंजी कौन सी होती है, कीबोर्ड में जो सबसे पहली कुंजी होती है वो होती है ES। क्या होगा दोस्तों, ESC होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। तो यह डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, कौन से दोस्तों, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसका ये उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU को कितने भागों में बांटा गया है, CPU को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से है दोस्तों, ALU CU और रजिस्टर REGISTER रजिस्टर्स, यानी ऑप्शन इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मदरबोर्ड को। किसको दोस्तों, मदरबोर्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 19, 90, 30, 85 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेष रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि LCM और 14,
यानी इन संख्याओं का अपन एलसीएम लेंगे और उसमें 14 जोड़ेंगे तो वह संख्या आ जाएगी। तो इनका सबका एलसीएम लेंगे तो देखिए 19, 90, 30 और 85। एलसीएम लेने पर ये जाएगा 45 बार, ये जाएगा 15 बार, बाकी एचएटी की ये संख्या। फिर वापस जाएगा दोस्तों इसमें, अब जाएगा इसमें 3 का 15 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये 85। फिर जाएगा 3 का 5 बार गया, ये 5 बार गया और एचएटी की ये संख्या। फिर दोस्तों इसमें जाएगा 5 का, ये गया। फिर जाएगा दोस्तों 17 का और फिर चले जाएगा इसमें 19 का। अब इन सब संख्याओं को गुणा करेंगे तो दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों 29,070। तो इनका ये एलसीएम आया और इसमें कितने जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें 290 यानी 29,084 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 31 विषम संख्याओं का औसत पूछा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 31 ही आएगा इसका सही आंसर। एक दुकानदार 10 रुपये में 14 पेन खरीदे और 8 रुपये में 8 पेन बेचे, तो प्रतिशत में लाभ और हानि कितनी हुई। लाभ हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दोस्तों 10 रुपये में उसने 14 पेन लिए थे और 8 रुपये में 8 पेन बेचे, यानी 14 रुपये में वो 14 ही पेन बेचेगा, 1 रुपये का 1 पेन बेच रहा है, इसका मतलब 14 पेन 14 रुपये में बेचेगा। और तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 4 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 रुपये में तो खरीदे थे और 14 रुपये उसने बांट लिए। क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये से 1 रुपये में एक पेन बेच रहा, तो 14 रुपये में 14 पेन बेचेगा, तो मान के चलिए उसको कितने रुपये का लाभ हुआ, 4 रुपये का। कितने पूरा 10 रुपये पर इंटू परसेंटेज निकालें तो ये होगा 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलते हैं। दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर होंगे, एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है, 5 किलोमीटर ये, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहे हैं। तो इंटू 3 से गुणा कर लो, विपरीत दिशा में जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 15 × 45, तो कितने हो गए दोस्तों, 45 किलोमीटर, सॉरी 15 × 45, तो दोस्तों यहाँ 45 कर लो, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 24 रुपये है, उस पर पहले से 10% की हानि और फिर 25% के लाभ कमाया। यानी पहले तो बेचा जब 10% की हानि होती है और दूसरी बार उसको बेचते हैं तो 25% का इस पर लाभ होता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें 24 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 24,000 में खरीदा था। कितने दोस्तों, 24,000 में खरीदा था, 10% की हानि पर उसको बेच दिया, यानी 90%। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 2 जीरो और 9 चौका 36 हासिल गए, 3 9 दिन 18, 18 और 3 21, यानी 21,600 में उसका क्या होगा दोस्तों, ये पहला जो 10% की हानि पर बेचा था तो उसका ये सेलिंग प्राइस है। अब उस पर इस मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, यानी 21,600 पर 25% का लाभ, यानी 125 या 25% निकालो अभी तो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छक्की 150, 25 से 25 40, 25 दिन 50 4 54। दोस्तों ये इसमें प्रॉफिट कमाता है। अब 21,600 और ये प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा 27,000। तो दोस्तों इसमें 27,000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 मशीन ने मिलकर एक कार्य 8 दिन में करती है। यदि उनमें से एक मशीन हटा दी जाए तो वह कार्य 12 दिन में पूरा होता है। तो हटाई गई मशीन अकेले हटाई गई मशीन अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए दोस्तों 3 मशीनें मिलकर के 8 दिन में कार्य करती है। कितने दिनों में दोस्तों, 8 दिन में ये कार्य करती है, यानी कि 3 मशीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8। 3 मशीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8। और 2 मशीनें एक दिन में कितना कार्य करेगी दोस्तों, तो वो करेगी 1/12 काम, है ना, 12 दिन में पूरा हो जाता है। तो 2 मशीनों का कार्य ये हो गया और 3 मशीनों का ये है। तो अब इनमें से एक मशीन जो हटा ली गई है तो
उसका एक दिन का कार्य बताना है दोस्तों। तो 1/8 में से 1/12 क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, यानी 1/8 में से 1/12। ये 3 काम है, ये 2 मशीनों का काम है। तो दोस्तों इसका देखिए 24 लघुत्तम आया, 8 × 24 12 × 24 बराबर 1/24। ये तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा दोस्तों, 24 दिन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो मिश्रण जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है, 5:3 है, तो समान मात्रा में लिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, ये वाला अनुपात 3:4, तो इसमें दूध और पानी का क्या भाग हो जाएगा दोस्तों, 3:4 का 1 का हो जाएगा 4, तो 3/4 दूध का हो जाएगा और 1/4 किसका हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। और ये तो हो गया पहला जो मिश्रण है। दूसरे मिश्रण में 5:3 है, तो 5 और 3 8 हो गए, तो दूध का अनुपात हो गया 5/8 और इसमें हो गया पानी का 3/8। अब दूध यदि समान मात्रा में मिलाया जाता है दूध पानी का अनुपात, तो दोस्तों इसमें औसत निकलेगा। क्या होगा दोस्तों, औसत निकालना है इसमें, तो दूध का औसत निकल जाएगा और पानी का औसत निकल जाएगा। तो 3/4 5/8 बटा 2 बराबर 8, 4 का भाग दिया 8 में 2 भाग गया, 2 को 3 से गुणा कर दिया, 6 + 5/2, 6 और 5 11/8/2 बटा 1, तो हो जाएगा दोस्तों 11:16। अब इस पानी का निकाल लेते हैं, तो 1/4 + 3/8/2 अनुपात आ जाएगा दोस्तों 8, 4 भाग दिया 8 में 2 भाग गया, प्लस 3 का भाग दिया 8 में 1 भाग गया, 1 को 3 से गुणा किया, तो 3 2 5/8, बाकी ये नीचे 2 संख्या बची हुई है। तो देखिए दोस्तों 5/16 क्या आ गया दोस्तों, 5/16, तो 11:16:5/16, 11/16:5/16, तो दोस्तों 16 से 16 कट गए, पीछे बढ़ गए 11:5, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धनराशि पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2880 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना होगा। तो 2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 2880 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो दोस्तों 2880 क्या है, ब्याज है, इंटू 100/2 × 12। दोस्तों 12 दूनी कितना होते हैं, 24 होंगे, तो 24 का भाग 28 में देंगे तो 24 से कम 24 बचा 4, 24 14 48 120 और 2 0 ये, तो 12,000, तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 12,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले से 10% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र आता है, A + B + AB/100, तो इस सूत्र से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें 10% बढ़ाया गया, फिर 20% इसमें घटाया गया, प्लस 10 × -20/100, इसमें 1 0 से 2 0 से ये दोनों जीरो गए, यहाँ बच गया -2, क्या बच गया, -2। इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे अब, तो -10 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये -2, तो -12 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, -12 हो गए। तो इसमें क्या 12% इसमें घाटा हुआ है, माइनस में है तो 12% इसमें घाटा, यानी 12% की इसमें हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई और उसे 20% हानि पर बेचा गया, पुनः वही वस्तु किसी अन्य द्वारा खरीदी गई और उसे 25% लाभ पर बेचा गया, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 2500 रुपये में खरीदी गई, यानी 2500 में खरीदी गई थी और उसको बेचा गया था 20% की हानि पर, तो 2 0 से 2 0 गए, तो 25 × 200, 25 × 200, ठीक है दोस्तों। इसमें गए 2000, तो 2000 रुपये इसमें क्या हो गए, इसका सेलिंग प्राइस हो गई है 20% की हानि पर, पुनः इसको बेचा गया था, तो 25% का इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी 125%। 2 0 से 2 0 गए, फिर 25 दूनी 50, 2 एकम 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, 72 और 120 का लसाअ में से का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों
72 का एस और 120 का एलसीएम निकालना है और आरसीएम निकालना है। तो दोस्तों इनका 72 का 120 का जो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा दोस्तों इसमें 360 और HCF इनका HCF आएगा दोस्तों 24। तो इन दोनों का गुणनफल क्या दोस्तों, इन दोनों का गुणनफल, तो 360 को 24 को गुणा करेंगे तो आएगा 8640। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना, फिर इन दोनों के गुणों को एलसीएम और HCF को गुणा कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें किसी राशि पर 2 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से 36 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो उस राशि का मूलधन की गणना करनी है। तो 36 रुपये की वो राशि आती है, ब्याज आता है बटा 100 इंटू 2 इंटू 15, 15 दूना 30, 30 को 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 3 3 120। तो दोस्तों 100 ये कितना हो जाएगा 12,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, चक्रवर्ती ब्याज 20,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करता है, तो कुल चक्रवर्ती ब्याज बताना दोस्तों। तो इसका सूत्र कौन सा होगा, P गुणा 1 प्लस R बटवा 100N। तो मूलधन है दोस्तों 20,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर है दोस्तों 5% बटा 100 की घात 2, यहाँ से 0.05 लग जाएगा, फिर 20,000 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 1.1 ये आएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 20,000 के 4 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, फिर 2 को 2 गुणा 110 25, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 22,050। क्या आएगा दोस्तों 22,050 आ जाएगा। फिर इसमें से 20,000 को अलग कर लेंगे तो आएगा 2,050। क्या आएगा दोस्तों 2,050। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साझेदारी और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है। ए और बी ने व्यापार को क्रमशः 60,000 80,000 लगाकर निवेश किया। ए ने 10 महीने, बी ने 8 महीने तक रखा, तो लाभ ए और बी में विभाजित क्या होगा। तो इसका लाभ याद करना दोस्तों इसमें। तो देखिए ए का जो योगदान था इसमें, ए का 1 मिनट, हाँ, तो ए ने लगाए थे दोस्तों इसमें 60,000 रुपये 10 महीनों के लिए, 60,000 रुपये 10 महीनों, तो 6 लाख हो गई, ये 6 लाख हो गए। और बी ने लगाए 80,000 रुपये कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8 64, तो 6,40,000 इसके हो गए। अब इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, कितने जीरो, 4 जीरो ये, 4 जीरो ये गए, तो 4 का गया दोस्तों इसमें 15 बार, 4 एकम 4, 4 चंग 24, 15 अनुपात 16, और फिर 3 पंच 15, 3 4 चौके 16, यानी 3 अनुपात 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जुलाई 15 2025 को मंजूरी दी गई नई नीतियों में से हील इन 2025 किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। किसको दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब बनाना इस नई नीति का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2025 में राजस्थान ने कौन सा उससे पिछड़ा हुआ राज्य को पीछे छोड़ते हुए भारत में शीर्ष पंक्ति में वापसी की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात को। गुजरात को पीछे छोड़ करके राजस्थान एक बार फिर से शीर्ष यानी पहले स्थान पर आ चुका है। तो किस क्षेत्र में हुआ दोस्तों, तो रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पहले मई के अंदर, मई में से मई 2025 में गुजरात ने राजस्थान को पीछे छोड़ा था, लेकिन जून में फिर से राजस्थान ने 37,818 मेगावाट क्षमता के साथ नंबर 1 पर यह स्थान वापस हासिल कर लिया है राजस्थान ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 2025-26 के बजट के अंतर्गत मुमकिनतः सबसे कम रहा मनरेगा के तहत अभी तक बनाए गए व्यक्ति दिनों की संख्या क्या है जून तक की संख्या बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 9.7 करोड़। कितने दोस्तों? 9.7 करोड़ व्यक्ति दिन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी अभिनव जेल प्रणाली विचाराधीन है? कैदियों को सजा नहीं सुधार का दर्शन किया जाता है, उन्हें बाहरी काम करने की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओपन जेल प्रणाली। कौन सा होगा दोस्तों? ओपन जेल प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा ने मार्च 2025 में पास किया नया कानून कोचिंग सेंटर एंड कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिंग केंद्रों पर निगरानी, छात्रों की सुरक्षा और ऊंची फीस को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने ADEETIE योजना लॉन्च की, यह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई प्राथमिक पहल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, तो यह है MSME में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाना। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन अभ्यास नामक मॉक ड्रिल कब आयोजित की गई और किसकी अगुवाई में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 7 मई 2025 गृह मंत्रालय NDMA, है ना, 7 मई 2025 को गृह मंत्रालय के अगुवाई में की गई थी। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में RBI ने ब्याज दरों के संबंध में किस निर्णय का सुझाव दिया, क्योंकि खुदरा महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेपो रेट में कटौती यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने प्राकृतिक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी के लिए कौन सा उपकरण शुरू किया, जैसे कि लक्षित प्रदेशों में देखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? भारत में हाई ऊंचाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ऑपरेशन लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 जुलाई में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को सूर्य के वायुमंडल में कोरोना मास इंजेक्शन डेटा रिकॉर्ड करने में सफलता मिली? तो 2025 जुलाई में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को सूर्य के वायुमंडल में कोरोना मास इंजेक्शन का डेटा रिकॉर्ड करने में सफलता मिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? आदित्य L1। कौन सा होगा? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी है। दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और हमारी जो मेहनत है उसका परिणाम को ये आपका लाइक और सब्सक्राइबर बताते हैं। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइबर और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।